हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जो आज का हमारा नया टॉपिक है वे है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। आज का जो हमारा नया चैप्टर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई। प्रारंभ में जो ब्रिटिशर्स थे वे किस प्रकार व्यापार करने आए, फिर उन्होंने अपनी फैक्ट्री किस प्रकार यहाँ पे लगाई और अपना व्यापार बढ़ाया। व्यापार बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने कई आदेश या अध्यादेश भारतीय राजाओं द्वारा प्राप्त किए और उसके पश्चात उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ानी प्रारंभ करी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उन्होंने कई जो साम्राज्य थे अपने अधिकार में ले लिए। फिर इसके पश्चात इन्होंने धीरे धीरे कैसे एक बड़े से साम्राज्य की स्थापना करी और इसके पश्चात क्या क्या इन्होंने जो भारत है उसके पूरे हिस्से पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से अधिकार कर लिया। तो इस चैप्टर में हम इसी क्रम में आगे चल के यही पढ़ेंगे। देखिए, प्रारंभ में इसकी भूमिका है, ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें छोटी सी बातें संक्षिप्त में हम इसे समझेंगे। सबसे पहले इसमें मुग़ल बादशाह जो थे औरंगज़ेब, ये थे मुग़ल वंश के आखिरी जो शक्तिशाली बादशाह थे वे थे औरंगज़ेब। इनके जो उत्तराधिकारी हुए वे बहुत अधिक कमज़ोर थे। जब 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, जो जमींदार थे और इसके अलावा जो सूबेदार थे वे बड़े बड़े, उन्होंने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपना खुद का साम्राज्य स्थापित किया। इससे पहले जो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब जो थे उन्होंने संपूर्ण भारत पर लगभग दक्षिण भारत तक को अपने नियंत्रण में अपने शासनकाल में उन्होंने रखा था, अपने अधीन रखा था। वहाँ से वे राजस्व वसूलते थे और निगरानी रखते थे। लेकिन जैसे उनकी मृत्यु हुई तो जो मुग़ल सत्ता थी वे धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती चली गई और जो सूबेदार और ज़मींदार थे वे सब अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। इस प्रकार क्या हुआ, मुग़ल साम्राज्य जो था जिसका प्रशासनिक केंद्र दिल्ली था उसकी जो सत्ता थी वे बिखरने लग गई। कहने का मतलब ये था कि जो दिल्ली थी अब वह उसके शासक कमज़ोर थे तो जाहिर सी बात है जो उनकी शक्ति होगी वे भी कुछ सीमित होगी और कुछ प्रभावशाली कम होगी। इसके अलावा धीरे धीरे क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में जो ताकत थी, नई नई ताकतें उभर कर सामने आने लग गई थी। और इसके अलावा जो अंग्रेज आए, पहल उन्होंने क्या किया, उनका उद्देश्य था पहले व्यापार करना। इसके अलावा उन्हें भारतीय जो कि ज़मीन है, जो इलाके हैं, इन सब में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। हालांकि आगे चलकर इस पर इन्होंने अपना अधिकार जमाया, उसे अपने नियंत्रण में लिया, लेकिन प्रारंभ में उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। तो इसी क्रम में जब हम आगे पढ़ेंगे तो कैसे कैसे जो ब्रिटिश साम्राज्य फला फूला उसकी बात करेंगे। ये देखिए, ये बहादुर शाह जफ़र हैं। 1857 की जब क्रांति हुई तो भारतीय जो आम जनता थी उन्होंने इन्हें बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता चुना कि 1857 का नेतृत्व आप करो, तो इन्होंने उसे स्वीकार किया। लेकिन क्या हुआ, जब 1857 का विद्रोह हुआ और जब अंग्रेज़ों ने उसे कुचल दिया अच्छी तरीके से, बहुत हिंसा हुई, बहुत खून खराबा हुआ, बहुत गोलियां चली, फांसी चढ़ाई गई कई लोगों को। इतना सब कुछ होने के पश्चात जब ये सब हुआ तो जब बहादुर शाह जफ़र जो कि
दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हुए थे मुग़ल जो ये बादशाह थे उनके उत्तराधिकारी। तो क्या हुआ, इन्होंने जब 1857 का विद्रोह ख़त्म हो गया, कुचल दिया गया, तो इन्होंने भागकर रंगून में शरण ली। रंगून वर्तमान वर्मा में है। तो वहाँ पे इन्होंने शरण ली, लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश जो अधिकारी थे उन्होंने जाके इनको गिरफ्तार कर लिया, और जो इनका अगला उत्तराधिकारी था, इनका बेटा, इनका पुत्र, उनको मृत्यु के घाट उतार दिया, उन्हें मार डाला जीते जी। तो चलिए अब इसी क्रम में देखिए, ये जो ये मैप हम देख रहे हैं, ये दिखाया गया है जो 18वीं शताब्दी में भारत किस प्रकार भारत में प्रवेश की बाहरी विदेशी शक्तियाँ। जैसे ये देखिए, ब्रिटिश आइसलैंड यहाँ से होते हुए ये आएंगे सेंट हेलेना से आगे बढ़ते हुए केप ऑफ गुड होप। इसके अलावा यहाँ से आगे बढ़ते हुए दक्षिण भारत में मद्रास, मुंबई, कोलकाता, केरल, यहाँ सब से होते हुए जो कोलकाता है ये थोड़ा पूर्व में इधर पड़ता है और इधर थोड़ा पश्चिम में, मतलब इन स्थानों से अब भारत में प्रवेश किया जाने लग गया था, जैसे समुद्री और जल मार्ग की खोज हुई थी। वाणिज्य व्यापार, देखिए इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी वस्तु को किसी कम कीमत पर खरीदना और उसे कहीं और अधिक दाम पर बेचना, उससे मुनाफा कमाना। ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। पूर्व जहाँ पे उल्लेख मिल जाए वहाँ पे हमारे भारत की बात की जाती है, तो ये हमारे भारत की बात कर रहा है। देखिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चले, देखिए क्या दिया है हमारी इनकी जो व्यवस्था थी किस प्रकार बढ़ती चली गई। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे जो कंपनी है समुद्र पार जाकर इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमतों पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंचे दामों में बेच सकती थी। कंपनी की दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था तथा जो उस ज़माने में जो वाणिज्यिक कंपनियां थीं वे मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। अब क्या हो गया, देखिए जब ये शुरू में आए, ब्रिटिशर्स जब आए शुरू में तो 1600 से पहले ही आए थे, ये 1500 कुछ लगभग के आसपास, लेकिन इन्होंने पूर्ण रूप से 1600 के अंतर्गत इन्होंने वहाँ की महारानी इंग्लैंड की जिनका नाम एलिजाबेथ प्रथम था, उनसे इन्होंने एक चार्टर प्राप्त कर लिया। चार्टर अर्थात इजाज़तनामा, अध्यादेश या आदेश या फिर उनकी सहमति उन्होंने हासिल कर ली। इसके बाद इन्हें अब पूरी तरीके से इनको अधिकार मिल गया कि ये पूर्व में एकाधिकार व्यापार पर इनका एकाधिकार रहेगा। या फिर इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंग्लैंड की, इसके अलावा इंग्लैंड की जो बहुत सी कंपनियां हैं, ऐसा नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ भारत में जो थी कि इंग्लैंड में एक ही कंपनी होगी। इंग्लैंड में और अनेकों कंपनियां थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक प्रभावशाली थी और धीरे धीरे इसने ही मतलब इसकी शक्ति बढ़ती चली गई। तो जब इन्हें अध्यादेश चार्टर प्राप्त हुआ, इजाज़तनामा प्राप्त हुआ, तो क्या हुआ, प्रारंभ में इनके साथ कोई और कंपनी इंग्लैंड की इनसे कंपटीशन नहीं कर सकती थी।
या किसी प्रकार का की जो प्रतिस्पर्धा होती है ये सब नहीं कर सकती थी। अब इन्हें एक शक्तिशाली रूप में इन्हें व्यापार करने की शक्ति प्राप्त हो गई। अब क्या हुआ, ये जो थे ये क्या कर सकते थे, देखिए इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमतों पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी और कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। अब जब उन्हें एकाधिकार प्राप्त हो गया तो हुआ क्या, वे जो वस्तुएं थी, जो सामान था, उन्हें नीचे दाम में खरीदती थी, मतलब उन्हें सस्ती कीमतों पर खरीद कर उन्हें ऊंचे दामों पर यूरोप में बेच दिया करती थी। इसके साथ ही साथ वे अपने हमारे भारत के कई हिस्सों को अच्छी तरीके से खंगाल कर, मतलब कि उसमें कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी वस्तु जो उनके व्यापार के लिए अधिक लाभकारी हो, अधिक अच्छी तरीके से वे उसका लाभ उठा सके, तो उन्हें खरीद कर उन्हें अपने इलाकों में बेच सकती थी। इसके अलावा अब क्या हुआ, लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ वुड का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी थी। वे गोवा को अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार करने की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। अब क्या हुआ, अब इंग्लैंड तो सबसे पहले मौजूद था ही, इसके अलावा भारत के पश्चिमी तट पर अफ्रीका भी मौजूद हो गया। इसके आगे बढ़ते ही फिर इसके अलावा पुर्तगाल भी वहाँ पे उपस्थित हो गए और पुर्तगाली के जो थे वो कौन सदस्य था, वास्को डी गामा, ठीक है। अब भारत में धीरे धीरे अनेकों शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। इंग्लैंड मौजूद था, अफ्रीका भी आ गया। इसके अलावा वास्को डी गामा ने 1498 में भारतीय जल मार्ग की खोज करते हुए वे समुद्री मार्ग से भारत पहुंच गया। इसके अलावा हिंद महासागर से अब इन्होंने डच भी आ गए और इधर फ्रांसीसी भी आ गए। अब फ्रांसीसी आ गए, इंग्लैंड पहले से ही मौजूद था, अफ्रीकी लोग भी आ गए, पुर्तगाली भी आ गए। इतने सब कुछ लोग आ गए तो अब क्या व्यापार संभव है? इंग्लैंड के लिए इंग्लैंड की महारानी ने इंग्लैंड वासियों के लिए उन्हें स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का अधिकार दिया था, लेकिन अन्य देशों पर जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनका कोई अधिकार नहीं था। तो अब उनकी जो इंग्लैंड के लोग थे वे उनको मतलब अब अच्छा नहीं लगा, व्यापार में इतने सारे लोग आते चले गए। समस्या यह थी कि ये सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। अब देखिए जो इंग्लैंड
जो कि पहले खरीद रहा था और बेच रहा था, अपना व्यापार कर रहा था, अब धीरे धीरे और भी पुर्तगाली आए, डच आए, अफ्रीकी लोग आए और फ्रांसीसी आए। इन सब ने क्या किया, इन सब ने एक ही चीज़ को खरीदना शुरू कर दिया, वो जो कि क्या था, भारत के जो बारीक सूती कपड़े थे वे बहुत अधिक मशहूर थे यूरोप में, और इसके अलावा रेशम की ज़बरदस्त मांग थी, भारतीय जो सूती वस्त्र है और रेशमी वस्त्र। इसके अलावा इसके साथ ही साथ क्या मिलता, क्या खरीदारी चलती थी, देखिए बारीक बने सूती कपड़े और रेशम के कपड़े। इसके अलावा देखिए काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इन सब की बहुत अधिक तेज़ी से मांग थी। तो क्या हुआ, यूरोप की कंपनियों के बीच इस बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजार में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। अब जाहिर सी बात है, जब 4-5 लोगों के देशों के लोग आकर एक ही चीज़ की मांग करेंगे तो उस वस्तु की जो कीमत होगी वे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब क्या हुआ, जब इनकी कीमत बढ़ गई, कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला जो मुनाफा था वे गिरने लगा। जाहिर सी बात है, अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपने प्रतिस्पर्धी कंपनी को ख़त्म कर दें। आगे चल के इनमें इतनी अधिक होड़ हुई इन देशों में, इन्होंने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। अब क्या हुआ, अब इनमें लड़ाइयाँ होने लग गई। एक ही चीज़ इन्हें चाहिए, वस्तु में भी कोई बदलाव नहीं है और इनका बाजार भी और ख़रीदार करने वाला स्थान भी सब कुछ एक था। तो इसमें होड़ होने लग गई और लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और 17वीं 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबा देती थी। जब भी मौका मिलता तो क्या होता, आपसी में ये जो देश प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, ये एक कंपनी दूसरी कंपनी की जो जहाज़ें होती थी वे डुबा देती थी। जहाज़ें डुबाने का क्या मतलब, उन जहाज़ों में सामान माल होता था, उसके साथ साथ पूरा जहाज़ ही पानी के अंदर डुबा देती थी। उससे बहुत अधिक नुकसान होता था दूसरी कंपनियों को। रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती। अब रास्ते में रुकावट भी खड़ी होने लग गई थी, मतलब कोई ना कोई ऐसी कोई वजह या ऐसा कुछ प्रक्रिया करते थे जिसकी वजह से उनका जो सामान जा रहा है या जो खरीदा जा रहा है वे सफल ना हो। माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यही प्रतिस्पर्धा में यही होता है। आगे भी कई समस्याएं सामने आई। यह जो व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जा रहा था। इतना सब कुछ एक दूसरे की जो कंपनी है उसको नुकसान पहुंचाकर ये क्या कर रहे थे, अब जो व्यापार चला रहे थे वे हथियार के बल पे चला रहे थे। कहने का मतलब उन्हें साफ रास्ता नहीं मिल रहा था। और क्या हुआ, जो व्यापारिक केंद्र थे या जहाँ पे सामान इकट्ठे करके कहीं अन्य स्थानों पर पहुँचाए जाते थे, तो उन स्थानों की किलेबंदी की जाने लगी थी, अर्थात व्यापारिक चौकियाँ बनने लग गई थी और उनकी किलेबंदी, चारों तरफ से उन्हें घेरा जा रहा था और इसके सहारे उसे सामानों को सुरक्षित रखा जा रहा था।
अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। अब जब किसी स्थान पर इतना सब कुछ होगा तो जो राजा होगा, वहाँ का जो भी क्षेत्राधिकारी होगा, वो प्रश्न उठाएगा ही उठाएगा। तो क्या हो गया, अब इस कारण क्या हो रहा था, कई स्थानीय टकराव हो रहे थे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। व्यापार और राजनीति अब ये अलग अलग ना होकर एक ही मार्ग पर आती चली गई, क्योंकि जो किलेबंदी हो रही थी स्थान की, और इसके अलावा स्थान को सुरक्षित रखा जा रहा था, वहाँ पे जो टकराव हो रहे थे तो वहाँ पे स्थानीय लोग वहाँ से प्रभावित हो रहे थे। जहाँ की जो भूमि थी, वहाँ के जो राजा थे और आम जनता थी उससे प्रभावित हो रही थी, तो इससे राजनीति भी उसमें शामिल होती चली गई। इसके साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या है, धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रही है। प्रारंभ में इनकी जो प्रतिस्पर्धा थी, वे प्रतिस्पर्धा आपसी देशों में थी। अब अपनी शक्ति ये बढ़ाएंगे और आगे चलकर इनकी शक्ति बढ़ेगी। सर्वप्रथम इनका जो अधिकार होता है वे बंगाल पे ही होता है। तो अब ये किस प्रकार आगे चलकर पहली इंग्लिश ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित हुई वे सबसे पहली हुगली जो नदी है उसके किनारे हुई थी 1651 में। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्ट्री या फैक्टर कहा जाता था, जिसे आज हम फैक्ट्री कहते हैं उसे उस समय में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। यहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। ये अभी हम इससे पहले यही बात कर रहे थे, जो किलेबंदी की जाती थी इन्हीं स्थानों पर की जाती थी, जहाँ पर सामान को एकत्रित किया जाता था और फिर उसे सुरक्षित रखने के लिए किलेबंदी की आवश्यकता पड़ी थी। तो अब क्या हो गया, जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे, इसमें जो कंपनी के अफसर वगैरह हैं ये सब बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। व्यापार फैला तो प्रारंभ में ये नदी के किनारे या फिर ऐसा कोई स्थान जहाँ उनको उनकी दृष्टि से बहुत अधिक अच्छा और उत्तम हो, वो मैदानी इलाकों को अपना
स्थान बनाते थे। धीरे धीरे वहाँ पर लोगों को बसने के लिए ये प्रेरित करते थे। इसके अलावा 1696 में तक इन्होंने क्या किया, कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला करना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। इन्होंने किलेबंदी आरंभ कर दी सबसे पहले, और जहाँ पे पहले इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित करी वहाँ पे लोगों को बसने के लिए मजबूर किया, मतलब उन्हें प्रोत्साहित किया। इसके अलावा जब बसने लग गए लोग तो वहाँ की किलेबंदी शुरू कर दी, और जो मुग़ल बादशाह थे उनको रिश्वत देके 3 गांव के जो ज़मींदारी थी उसे खरीद ली। कहने का मतलब जो इन्होंने 3 गांव की ज़मींदारी खरीदी, वहाँ के जो व्यक्ति होंगे इन्हें कर दिया करेंगे और ये उनसे कर प्राप्त करके अपने व्यापार को और अधिक समृद्धशाली बनाएंगे। इनमें से एक गांव कलिकता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कलकत्ता कहा जाता है। कंपनी ने मुग़ल औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार किया था कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। अब देखिए कंपनी अपने पास से फेंकना शुरू कर रहा है, भारत को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश हालांकि इन्होंने धीरे धीरे आरंभ करी, उसी का ये कुछ चरण हैं। इन्होंने क्या किया, जो 3 गांव खरीदे थे वहाँ की ज़मींदारी इन्होंने खरीद ली। ज़मींदारी का मतलब ये है कि जो वहाँ की आम जनता होगी वे उन्हें स्वामी के रूप में कर देगी। इसके अलावा उसमें से ही एक ऐसा गांव था जिन्हें आगे पहले उसे कलिकत्ता कहते थे, फिर इसके उसका नाम बदला कलकत्ता, फिर कोलकाता हो गया, जो कि आधुनिक हमारे भारत के नक्शे में देखने को मिलता है। अब क्या किया, जो मुग़ल सम्राट औरंगजेब थे उनसे इन्होंने फरमान जारी करवाया कि वे बिना शुल्क चुकाए अर्थात बिना कर दिए व्यापार करेंगे। जिससे क्या हुआ, जो मुग़ल सत्ता थी उसकी जो आर्थिक स्थिति को बहुत अधिक हानि पहुंची। वे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते चले गए। अब ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये अपनी शक्तियां भारत में बढ़ाते चले जा रहे हैं। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे जो बंगाल है, बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां विरोध क्यों न करते। इन्होंने फरमान तो जारी करवा लिया बिना शुल्क दिए व्यापार करने का। ये जो अधिकार था सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जारी किया गया था। हालांकि शुल्क व्यापार करने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, लेकिन न जाने किस प्रकार जो मुग़ल बादशाह थे औरंगजेब, उन्होंने मुक्त व्यापार करने की
का जो फरमान इन्होंने जारी कर दिया। इसके अलावा इन्होंने इनके जो अफसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वे भी व्यक्तिगत रूप से व्यापार चलाते थे, तो वे उन्होंने भी कर चुकाने से इनकार कर दिया। अब इससे क्या हुआ, बंगाल में राजस्व जो था, अर्थात जो कर था आम जनता से वसूला जाता था, उसकी जो प्राप्ति हो गई वे कम होने लगी। आर्थिक स्थिति से बंगाल कमज़ोर होने लग गया, जो फिर बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खां, इसका विरोध करने लग गए। व्यापार से युद्धों तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। बिल्कुल उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनियों को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। उनकी किलेबंदी को बढ़ने से रोक दिया गया। कंपनी को धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए उन्हें दलील दी कि उनकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों को ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके जो अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखनी और नवाबों व उनके जो अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो नवाब और जमींदार वगैरह, जो जमींदार थे और सूबेदार थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उन्हीं में से एक बंगाल था। बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खां, इसके बाद आगे चलकर अलीवर्दी खां और इसके पश्चात जो बने ये सिराजुद्दौला। ये सब जो 3 नवाब थे ये बहुत अधिक शक्तिशाली थे। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ जो थे, उन्होंने क्या किया, उनकी जो किलेबंदी थी उन्होंने रोक दी। इसके अलावा जो अपने नाम के वे सिक्के चलवाते थे, जो अंग्रेज़ थे, उनके सिक्के ढलवाने का अधिकार उन्हें नहीं दिया। इसके अलावा जो अंग्रेज़ थे उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और उन्हें दलील दी कि आप लोगों की वजह से हमें जो कर प्राप्त हो रहा है वह बहुत कम हो रहा है। इसके अलावा और जो नवाब हैं उनकी शक्ति कमज़ोर होती चली जा रही है। अब कंपनी क्या थी, वो टैक्स चुकाने के लिए तैयार नहीं थी और वे क्या करते थे, वे जो नवाब थे उनके और जो उनके अधिकारी थे उनको चिट्ठियाँ लिखते थे जो कि अपमानजनक होती थी और एक नवाब के पद पर किसी को अपमानजनक ऐसी चिट्ठियाँ आए तो वो शोभनीय नहीं है। तो क्या हुआ, अब इसी क्रम में आगे कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। इधर जो नवाब है और जो उनके अधिकारी हैं
उनकी अलग समस्या है, वे अपने तरीके से जो वातावरण है उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इधर जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वे अपनी संपूर्ण शक्ति लगा रहे हैं। उनका कहना था कि स्थानीय लोग जो हैं उनकी जो मांग है वे उचित नहीं है, जिससे कि व्यापार अच्छा नहीं चल रहा। इसके अलावा उनका ऐसा मानना था कि ज़्यादा आबादी बढ़ने से जो व्यापार है वो अधिक फलता फूलता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अधिक गांवों को खरीदने और जो किले हैं उनका पुनर्निर्माण कराने के लिए अपने कदम उठाए। ये जो टकराव था दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों के परिणाम प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुआ। तो क्या हुआ, उधर से राजा अर्थात नवाब का कुछ ये मत था जो कि हमने ऊपर पढ़ा, और जो कंपनी थी कुछ ये चाहती थी कि उनके जो व्यापार फले फूले, गांव अधिक खरीदे जाएं और किलों का पुनर्निर्माण हो। इन दोनों के बीच टकराव हुआ और आपसी मतभेद के कारण इन प्लासी का युद्ध छिड़ गया। 1757 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी ने सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला शक्तिशाली शासक में से एक थे, तो कंपनी इनसे डरती थी। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसी कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिनिधियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सैनिकों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित ईस्ट इंडिया इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की जो फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला डाल दिया। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। आरंभ में हुआ क्या, जब इनका टकराव हो गया और अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई और सिराजुद्दौला बैठे गद्दी पर, नवाब बने। सिराजुद्दौला से जो कंपनी के लोग थे वे भयभीत थे, उनसे डरते थे। लेकिन क्या हुआ, अब इस भय की वजह से वे सोचते थे उनका व्यापार ना चौपट हो जाए। उन्होंने क्या किया, वो सिराजुद्दौला के स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को बैठाना चाहते थे जो अधिक शक्तिशाली हो और अधिक मजबूत हो। कहने का मतलब वे जो अंग्रेज हैं उनके तरफ वफादार हो और उन्हें अधिक से अधिक कर प्रदान कर सके। इसी बीच में
जब अंग्रेज़ों के बीच और सिराजुद्दौला के बीच आनाकानी हुई तो क्या हुआ, कंपनी ने ये सोचा कि जो सिराजुद्दौला है इनके प्रतिद्वंदी अर्थात इनसे जो प्रतिस्पर्धी व्यक्ति हो उनको सिंहासन पर बैठा दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने इधर ये सोचा और इधर सिराजुद्दौला ने क्या किया, अंग्रेज़ों को बोल दिया कि आप हमारे राज्य पर, हमारे राजनीतिक मामले पर हस्तक्षेप ना करें। फिर क्या हुआ, उनकी जो किलेबंदी थी उनको रोक दी गई और इसके अलावा उन्हें चेतावनी दी गई कि किलेबंदी रोक दी जाए और जो राजस्व है वे शांतिपूर्वक दिया करें। लेकिन क्या हुआ, दोनों के बीच टकराव हो गया। तो सिराजुद्दौला ने 30,000 सैनिक लेकर जो मीर कासिम बाजार जो कि अंग्रेज़ों द्वारा एक फैक्ट्री थी वहाँ पे उनके इलाके में स्थापित की गई थी, उस पे उन्होंने सिराजुद्दौला ने हमला बोल दिया और क्या किया, उनके जो भी अफसर वगैरह थे उनको गिरफ्तार करके जो भी गोदाम था, माल गोदाम, उस पे ताला लगा दिया और इसके बाद उन्होंने जो अंग्रेज हैं उनके हथियार छीन लिए। अब इन्होंने यहाँ इतना सब कुछ हो गया। अब इन्होंने अगला रुख मोड़ा कलकत्ता की तरफ। इन्होंने क्या किया, कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुन, इतना सब कुछ हो गया और इन्होंने इतने सब कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया सिराजुद्दौला ने। और कलकत्ता की जब ऐसी मीर कासिम बाजार और कलकत्ता ये सब आसपास के ही क्षेत्रों में थे, जब इन सब पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया तो जब ये बात मद्रास में तैनात जो कंपनी के अफसर थे रॉबर्ट क्लाइव, उन्हें खबर मिली तो उन्होंने क्या किया, अपनी सेना के साथ वे रवाना हो गए और जो नौसेना है इस सेना को नौसेना बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारजुगलियाँ भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। तो क्या हुआ, जब रॉबर्ट क्लाइव वहाँ से अपनी सेना लेकर निकला, वो कहाँ पे था, मद्रास में, वहाँ से निकला और इसके अलावा जब ये प्लासी के मैदान पे मिले तो सिराजुद्दौला के साथ जो रॉबर्ट क्लाइव थे इनका युद्ध हुआ। लेकिन जो उनके सेनापति थे, बहुत सारे सेनापति थे, उसमें से एक मीर जाफर थे जो कि बहुत अधिक मतलब ये लालची टाइप के थे और इन्होंने क्या किया, अपनी सेना को दूर खड़ा किया और रॉबर्ट क्लाइव से इनकी आपसी, ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे और ये मीर जाफर, इनकी आपसी मतलब बातचीत हुई। तो इन्होंने मीर जाफर ने अब इन्होंने अपने सिराजुद्दौला का जो कि इनका नवाब था, इनका साथ देकर इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया और अपनी सेना को युद्ध में भाग नहीं लेने दिया। इससे क्या हुआ, जो सिराजुद्दौला थे वो युद्ध हार गए और इसके बाद सिराजुद्दौला को हटाकर जब रॉबर्ट क्लाइव कंपनी जीत गई थी, तब उनको सिराजुद्दौला को हटाकर
मीर जाफ़र को कठपुतली एक सरदार के रूप में उसे बैठा दिया गया। लेकिन आगे चलकर ये भी बहुत पछताता है कि मैंने अपने नवाब के साथ क्या किया। इसका भी आगे चल के बहुत बुरा हाल होता है मीर जाफ़र का। इस प्रकार फिर क्या हुआ, प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। बिल्कुल, प्लासी का युद्ध जो भारतीय थे वे जीत सकते थे, लेकिन जो मीर जाफ़र जो था वो बहुत अधिक लालची और चरित्रहीन व्यक्ति था, जो कि उसने अपने नवाब के साथ उसने धोखा किया। उसने क्या किया, अपनी वफादारी अपने देश के साथ, अपने नवाब के साथ ना दिखाकर ब्रिटिश लोगों के साथ दिखाई। इसी कारणवश सिराजुद्दौला प्लासी का प्रथम युद्ध में हार गए और जो प्लासी का पहला युद्ध जो भारत का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है वे अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने जो अंग्रेज़ थे वे जीत गए। उस युद्ध में अंग्रेज़ों की बड़ी जीत मानी जाती है। इससे क्या हुआ, अब पूरे बंगाल पर भारत का पूरे बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना। कंपनी अभी भी जो शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्होंने भी तो अपने प्रजा की नज़र में सम्मान और प्रभुसत्ता का दिखावा करना पड़ता था। जाहिर सी बात है, जो कठपुतली नवाब बैठे हैं, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा बैठाए गए हैं सिंहासन पर, वे हर कार्य कंपनी के इशारों पर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें इससे पूर्व अपनी जो प्रजा है उनको भी मुख दिखाना पड़ता है। उनके भी प्रति, जब उनके प्रति वे सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे जब तक प्रजा के लिए कोई अच्छा और उचित कार्य नहीं करेंगे। यही बात की गई है। इसके बाद तो फिर कंपनी क्या करती। जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब देखिए, मीर जाफ़र जो था सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करके गद्दी प्राप्त करी थी। अब मीर जाफ़र भी ऊब गया अब कंपनियों के अधिकारियों से। अब कंपनी भी उससे ऊब गई और उसको हटा के मीर कासिम को नवाब बना दिया।